हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम शुरुआत करने वाले हम 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के सिलेबस के साथ शुरुआत करने वाले दोस्तों। हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम जो आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं आपको हम करने क्या वाले हैं। और उससे भी पहले हम ये चीज देख लेंगे कि सबसे पहले हमने आज तक पढ़ा क्या हमारे हिस्ट्री में। अगर मैं यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, हमने मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा था। वही अगर 8th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 8th स्टैंडर्ड में हमने प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वही 9th स्टैंडर्ड की अगर बात करूं तो 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था, यानी इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था ये चीजें पढ़ी थी। और 10th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ने वाले, अब हमने यहां पे क्या किया, यहां सब में हमने हिस्ट्री की नॉलेज एक्वायर की। अब इस हिस्ट्री के नॉलेज को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूज हो सकता है, ये चीज हम क्या हमारे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। यानी हम क्या पढ़ने वाले, हम अप्लाइड की हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड में। दोस्तों समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपको ये सिलेबस का तो समझ में आ गया होगा कि हाँ हम ये चीजें क्या करने वाले। अब यहां पे आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि अब हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे, अब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे तो सबसे पहली चीज हम ये थोड़ा सा समझ लेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखो हिस्ट्री में वर्ड में क्या आता है, आपके दो वर्ड्स आते हैं आपकी हिस्टोरी। देखो स्टोरी आता है, स्टोरी क्या होती है, जो पास्ट इवेंट में, पास्ट इवेंट मतलब जो चीजें पहले हो चुकी है उसकी जो स्टडी, सही बात है। तो यहां पे समझ लेना द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट इज नोन एज हिस्ट्री। सीधी सीधी बात है, क्या है, जो इवेंट पहले हो चुका है जब उसकी हम स्टडी करते हैं और उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री स्टडी करते टाइम हम कंडक्ट करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं दोस्तों, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब यहां पे हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, हिस्टोरिकल रिसर्च किया क्यों जाता है। अगर यहां पे अगर हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च दोस्तों हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम क्या पता कर सके, हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्या टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी एंड देयर इंटरकनेक्शंस। सबसे पहले चीज क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है। अब ये हम हिस्टोरिकल से इस वजह से कंडक्ट करते हैं कि कौन सी चीज पहले हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, ये चीज समझने के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि हमने हमारा जो हिस्ट्री है वो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे 7th स्टैंडर्ड में भी हमने महाराष्ट्र की हिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो यहां पे हमने क्या देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि एक एरा संभाजी महाराज का था, एक एरा शिवाजी महाराज का था और एक एरा हमारे शाहजी महाराज का था, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये चीज समझेंगे कि अब मुझे ये नहीं पता है कि सबसे पहला एरा किसका था, हमारे संभाजी महाराज का था, हमारे शिवाजी महाराज का था कि हमारे शाहजी महाराज का था, ये मुझे पता ही नहीं है। अब जब मैं हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगा तो मुझे ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई ये क्या था, पहले जो एरा था हमारे संभाजी महाराज का था, फिर उसके बाद हमारे शिवाजी महाराज का था, फिर उसके बाद हमारे शाहजी महाराज का क्या एरा था। ये कैसे समझा मुझे, ये हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च से समझा। अब क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, डेट का सीक्वेंस, क्या होता है, डेट का सीक्वेंस उनके इवेंट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं पहले 19 तारीख आती है, फिर 20 तारीख आती है, फिर 21 तारीख आती है, किससे पता चला, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पता चला। समझ में आ गया। तो क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है। अब उनके इंटरकनेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका क्या है, एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, उसने क्या किया, दूसरा जो राजा है उसके ऊपर क्या कर दिया, उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ये वॉर डिक्लेयर क्यों किया, ठीक है, क्योंकि ये जो राजा ने क्या किया था, इनके सामान जो कुछ जा रहे थे, क्या जा रहे थे, सामान जा रहे थे गाड़ी से इनके, तो उन्होंने क्या कर लिया, इस पे क्या कब्जा कर लिया था। सही बात है। अब देखो यहां पे ये चीजें क्या है, ये इवेंट से इंटरकनेक्टेड है। क्या हुआ, सामान जा रहा था गाड़ी से, तो ये राजा को मस्ती सूझी, तो राजा ने क्या किया, इनकी जो गाड़ी है वो हड़प ली। अब हड़प ली तो ये राजा को क्या आया, ये गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आया तो इन्होंने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब वॉर डिक्लेयर किया तो क्या हुआ, इनके किंगडम में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, और इनके भी किंगडम में भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो जब भी लड़ाई होती है तो क्या होता है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन से खर्चे होते ही, लेकिन दोनों ही किंगडम्स में क्या आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं करंटली अगर दो देशों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले चीज आर्मी तो परेशान होती ही होती है, लेकिन उनके जो कंट्री होती है, कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, और कंट्री के सिटीजन्स के साथ क्या होता है, जो बाकी की जो कंट्रीज होती है
वो भी क्या होती है, इफेक्ट होती है, उनके ऊपर भी क्या बहुत बड़ा क्या असर पड़ता, और एक डर का माहौल क्या चारों तरफ क्या फैल जाता है। सही बात है। तो ये देखो इम्पैक्ट था, देखो इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। ये राजा था, ये राजा ने क्या किया, ये वाले राजा की क्या गाड़ी को हड़प लिया, तो ये राजा को क्या आया, गुस्सा। तो गुस्सा है तो इसने क्या किया, इसने इस पर वॉर डिक्लेयर किया था। अब वॉर डिक्लेयर किया तो क्या हुआ, दोनों ही देशों में क्या हुआ, एक हड़कंप मच गई, यानी एक डर का माहौल क्या आ गया, और दोनों ही देशों का क्या नुकसान हो गया। देखो किस तरह से इंटरकनेक्टेड था। तो यही चीज हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते कि उस टाइम पे डर का माहौल क्यों था, क्योंकि एक दूसरे राजा ने क्या दिया था, एक पहले वाले राजा पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरे वाले राजा ने पहले वाले राजा पे वॉर क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि पहले वाले राजा ने क्या किया था, इनकी गाड़ी क्या हड़प ली थी, तो इस वजह से डर का माहौल था। तो देखो इवेंट्स किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और ये चीज अगर मैं बात कर दूं ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि पहले राजा ने रोका फिर हमने ये किया वो किया, ऐसा नहीं। ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, कि ये क्या चलते जाते हैं। ये क्या एक दोस्तों आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये चलते जाता है चलते जाता है। लड़ाई हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका डर का माहौल हुआ, डर के माहौल की वजह से नुकसान हुआ, फिर उसके बाद वो चीजें क्या चलती जाएगी, कभी रुकने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। समझा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च किया कैसे जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। हर एक चीज के पीछे साइंस होता है। क्या होता है आपका, साइंस। अब साइंस मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। साइंस दोस्तों कुछ नहीं होता है। साइंस सबसे पहले मैं आपको चीज बता देता हूं, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, ये सब साइंस नहीं। साइंस मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी की जब हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मिल्की बार पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज इसका बर्थडे है, तो एक बर्थडे तो उन्होंने मुझे मिल्की बार दिया। अब मुझे ये स्टडी करना है। अब मैं क्या स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका ब्रांड नेम देखूंगा। ब्रांड नेम देखने के बाद मैं इसके कंपनी ने जो ये चीजें दी, इसमें क्या क्या डाला हुआ देखो। अगर मैं बात करूं एनर्जी जो 497 ग्राम से, फिर उसके बाद प्रोटीन की अगर बात तो 11.1 ग्राम है। तो यहां पे मैं मिल्की बार के बारे में स्टडी कर रहा हूं, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहा हूं। सबसे पहली चीज मैं क्या पता कर रहा हूं, मैं पता कर रहा हूं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स मिलाई गई है, फिर इसके अंदर प्रोटीन कहां से, ये बनाया किसने, ये सारी चीजें से पता कर रहा हूं। ठीक है। तो ये क्या आपका साइंस है। अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, आप जैसे आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अब हम जब छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जब जाते तो सबसे पहले हम कौन से जाते हैं, प्ले ग्रुप में जाते। सही बात है। प्ले ग्रुप के बाद हम जूनियर में जाते हैं, फिर सीनियर में जाते हैं, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते करते हम 10th में आए। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना, प्ले ग्रुप में खेल रहा था, प्ले ग्रुप में खेलने के बाद सीधा 10th में आ गया, ऐसा कोई है नहीं। ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले खेलना सीखा, खेलने के बाद हमने क्या लाइन ड्रॉ करना सीखा, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अल्फाबेट बनाना सीखा। अब अल्फाबेट के बाद हमने क्या वर्ड्स बनाना सीखा, वर्ड से हमने क्या बनाया, हमने सेंटेंस बनाया। अब सेंटेंस से हमने क्या पैराग्राफ, पैराग्राफ से हम बड़े बड़े आंसर्स का लर्न करना हमने सीख लिया। सही बात है। तो देखो सिस्टमैटिक स्टडी थी, पहले लाइन बनाया, फिर अल्फाबेट बनाया, अल्फाबेट के बाद वर्ड बनाया, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाया, सेंटेंस के बाद हमने पैराग्राफ बनाया। देखो सिस्टमैटिक स्टडी है। तो ये भी क्या एक तरह का आपका साइंस है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो साइंस है ना, वो आपका दो तरह से, आपके दो टाइप के साइंस होते हैं। कौन से सबसे पहले आपका आता है एक फिजिकल साइंस, और दूसरा आता है आपका सोशल साइंस। देखो यहां तक मैं बात करूं फिजिकल साइंस के, पहले बात कर लेता हूं। फिजिकल साइंस को हम लोग प्यार से नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। और फिजिकल साइंस क्या होता है, देखो आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक शास्त्र बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं और जीव शास्त्र बोलते हैं। ऐसे करके आपको क्या हिंदी में ये सारी चीजों को क्या बोला जाता है। अब इसके जो लॉज होते हैं, अब मुझे अगर केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, केमिस्ट्री पे अगर रिसर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लैबोरेटरी में जाऊंगा, लैबोरेटरी में बैठ के मैं एक केमिकल लूंगा और एक केमिकल लूंगा, इसे लूंगा, उसको इसको मिलाऊंगा, और जो भी आपका आउटपुट आएगा उसके ऊपर मैं क्या स्टडी करूंगा। सही बात है कि नहीं बात है। तो वही, तो ये कहां पे किया जाता है, लैबोरेटरी में बैठ के किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट कहां किया जाता है, लैबोरेटरी में बैठ के किया जाता है। और ये जो मेथड है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं। अब यहां पे मैं बात करूं
तो आपने कई सारे फिजिक्स में लॉ पढ़े होंगे, जैसे न्यूटन की लॉ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो अभी 10th स्टैंडर्ड में आ रहे हो तो ग्रेविटेशन में फर्स्ट चैप्टर ही आपका साइंस 1 का जो हमारे प्रदीप सर पढ़ाने वाले आपको, जहां पे हम कैपलर्स लॉ भी पढ़ेंगे, हम न्यूटन के लॉज भी पढ़ेंगे। तो वहां पे अगर ये लॉज की अगर मैं बात करूं, जैसे न्यूटन का एक लॉ मुझे याद है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अगर इस लॉ की अगर मैं बात करूं तो इस लॉ को क्या अगर मैं 10 साल पहले पढ़ता तो भी सेम रहता कि अलग रहता? सही बात है, सेम रहता कि अलग रहता? सेम रहता। अगर आज पढ़ो तो भी सेम रहेगा, अगर कल परसों पढ़ूंगा तो भी सेम रहेगा, कल को मेरे बच्चे हो जाएंगे वो भी पढ़ेंगे तो भी सेम रहेगा, अब उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो भी सेम रहेगा। सही बात है, मतलब ये टाइम और स्पेस के हिसाब से हमेशा क्या ट्रू रहने वाला है, ये चेंज होने वाला है नहीं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अभी जैसे एक बंदा है, उसका मैंने थप्प से दे दिया, बहुत हट्टा कट्टा बंदा, उसको कान के नीचे 2 बजा के दे दिया। अब वो बंदा क्या करेगा, उसको गुस्सा आएगा, वो मेरे को बजा के दे देगा, तो मैं बचूंगा क्या? नहीं बचूंगा। तो इसी को बोला देखो, एवरी एक्शन, मैंने क्या किया, एक्शन किया, अब उसको भी गुस्सा, उसने भी अपोजिट रिएक्शन किया, तो ये लॉ तुरंत प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो आपके फिजिकल साइंस में जो भी लॉज होते हैं, इनको क्या किया जाता है, बार बार क्या प्रूव किया जा सकता है। बट अब यहां पर अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, सोशल साइंस मतलब क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड वाला साइंस, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपके इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके सोशल साइंस में आता है, जो क्या लोगों के बारे में पढ़ती है, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ती है। समझ में आ गया? अब मुझे बताना, अगर मुझे क्या करना, मुझे हिस्ट्री की रिसर्च करनी, तो मैं क्या एम्पिरिकल मेथड यूज कर सकता हूं क्या? आप बताओ। नहीं यूज कर सकता। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है मुझे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट है वहां पे विजिट करना पड़ेगा, और वहां पे विजिट करके लोगों से क्या एक एक बात करना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। साथ ही साथ वहां के जो आपके मॉन्यूमेंट्स हो उनको क्या जांचना रहेगा, परखना रहेगा। सही बात है। तो लैबोरेटरी में मस्त एक कुर्सी डाल के मैं ऐसे आराम से बैठ के पढ़ सकता हूं क्या? नहीं पढ़ सकता। तो आप मुझे बताओ, क्या एम्पिरिकल मेथड वहां पे यूज होगा? नहीं होगा। तो हम लोग यहां पे नो एम्पिरिकल मेथड। अब आपने कभी भी क्या हिस्ट्री में कोई लॉ देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ऐसी छोटी मोटी छोटू सा बच्चा नहीं है, वो क्या बहुत बड़ा है। अब इसमें आप बहुत सारी रिसर्च करना क्या बाकी है। इस वजह से कभी भी हिस्ट्री में क्या किया जाता है, कभी भी आपके फिक्स लॉज नहीं होते। कल आज कुछ बताया गया हमें, कल को कुछ नया एविडेंस है तो हमें और कुछ नई चीजें पता चलेगी। तो ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चीजें जो चेंज होती है, जैसे जैसे रिसर्च और किया जाएगा तो और नई नई चीजें हमें क्या पता चलेगी दोस्तों। तो इस वजह हिस्ट्री में क्या कोई भी क्या फिक्स लॉ होता नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से क्या होता है कि टाइम और स्पेस के हिसाब से जो चीजें होती है हिस्ट्री की, वो क्या होती है, वो बदलती रहती है। क्लियर हो गया? अब जैसे हमने अगर मैं बात करूं तो फिजिकल साइंस में अगर रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें साइंटिस्ट चाहिए रहते हैं। सही बात है। उसी तरह से आपके सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, एक्सपर्ट चाहिए रहेगा। एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट। कैसा एक्सपर्ट चाहिए रहेगा? एक ऐसा बंदा चाहिए रहेगा जिसको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की क्या नॉलेज हो। अब आप बोलोगे कि सर लैंग्वेज क्या होता है और स्क्रिप्ट क्या होता है। अब आप बोलोगे कि ये सर बच्चे वाला है। मैं आपको बता दूं बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, और स्क्रिप्ट क्या होता है, और ये ए है, हाँ पहले बता देता हूं, वरना बोलोगे कि जी लिख के रखा, उनको वापस बता दो। ठीक है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। देखो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखो मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी लैंग्वेज है, और मैं जो लिख रहा हूं उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या जो भी चीज हम बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है, और जो भी चीज हम लिखते हैं वो स्क्रिप्ट होती है। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये जो अच्छा लड़का बोला हूं ना, ये लैंग्वेज है। और मैंने वही लिखा, क्या लिखा है, सोशल साइंस लिखा, तो मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्क्रिप्ट बोलूंगा। समझ में आ गया? तो मुझे एक ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी जिसको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की क्या भली बात का नॉलेज हो, और साथ ही साथ बाकी सारी चीजों की भी नॉलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये चाबी है मेरे ऑफिस की चाबी है, हमारे ऑफिस की चाबी है। अब यहां पे मुझे किसी बंदे ने आके बोला कि ये जो चाबी है ना, ये शिवाजी महाराज के एरा की क्या चाबी है। भाई मैं तो खुश हो गया, और बोल रहा है कि भाई ये ना सिर्फ तेरे लिए 5,000 रुपए के लिए, और खुश। बोला शिवाजी महाराज की एरा की चाबी है, और ये चाबी सिर्फ मुझे 5,000 रुपए में मिल रही है, कितनी एंटिक पीस है ये, तो मुझे मेरे लिए कितना अच्छा होगा। तो मैं क्या किया, मैंने इसको खरीद लिया। अब मैंने उससे ले लिया। अब मुझे क्या पता, ये तो इन्होंने 2 दिन पहले मिट्टी में डाल के इसको पुराना कर दिया, इसको पेंट वेंट करके। तो मेरे एक दोस्त थे जो क्या थे, एक्सपर्ट थे।
क्या थे, एक्सपर्ट थे। तो ये तो चाबी पे ग्रीन कलर का जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले शिवाजी महाराज के एरा के टाइम पे जो भी स्क्रिप्ट्स थे वो क्या निकाले, जो सोर्सेज। अब सोर्सेज की अगर बात करूं तो हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज होते हैं। कौन से सोर्सेज होते हैं? एक आपका ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, अभी जैसे मैं गाना गा दूंगा ना तो आपके कान फट जाएंगे, इसलिए गा रहा नहीं हो, तो ये क्या होता है, ओरल सोर्स होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो रिटर्न सोर्सेज। रिटर्न सोर्सेज मतलब क्या हो गया, जो चीजें लिखी हुई रहती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, मेरा रिटर्न सोर्स हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बुक है, इस बुक में नोट्स है हमारे, तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रिटर्न सोर्स हो गया। अब मटेरियल सोर्सेज क्या हो गया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मोबाइल है, ये मटेरियल सोर्स हो गया। ये एसी का ये क्या है, रिमोट है, सॉरी, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका मटेरियल सोर्स हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये चार्जर है, 2-2 का चार्जर है, इसे इसको हम लोग लगा के करंट भी लगा सकते, तो 2-2 चार्जर है, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका मटेरियल सोर्स हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब वो क्या करेगा, वो सारे रिसोर्सेज जो होंगे उनको क्या यूज करेगा, अब देखेगा कि क्या इसका रेफरेंस क्या आपके ओरल सोर्स में या फिर रिटर्न सोर्स में या फिर मटेरियल सोर्सेज में क्या है। अगर है तो क्या चीजें उस हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चीजें क्या देखेगा, जब सबसे पहली चीज ये क्या देखेगा, स्क्रिप्ट देखेगा कि जिस तरह की स्क्रिप्ट इस चाबी पे लगी हुई है, चाबी के क्या बोल सकते हैं आप लोग, छल्ले पे लिखा हुआ है, क्या इसी तरह का स्क्रिप्ट शिवाजी महाराज के पीरियड में भी हुआ करता था क्या। सबसे पहली चीज वो चेक करेगा। फिर ये चेक करेगा कि जिस स्क्रिप्ट जिस चीज पे लिखी हुई है, क्या इस तरह का मटेरियल उस टाइम पे भी यूज हुआ करता था क्या। फिर उसके बाद ये भी देखेगा दोस्तों कि क्या शिवाजी महाराज के दरबार में क्या इस तरह के कलर के पेजेस पे या फिर ऑब्जेक्ट्स पे क्या चीजें लिखी जाती थी क्या, इंस्क्रिप्ट की जाती थी क्या, वो देखेगा। फिर उसके बाद देखेगा इसके ऊपर जो धूल मिट्टी होगी या फिर ये जो मटेरियल जिस पे लिखा हुआ है, अब उसकी क्या वो कितना पुराना है वो चेक करेगा। अब ये देखेगा कि क्या शिवाजी महाराज के एरा के टाइम का जितना पुराना है कि नहीं पुराना। अब ये सारी चीजें वो क्या वेरीफाई करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, ये जो एक्सपर्ट होगा वो वेरीफाई का। तब हमें पता चलेगा कि भाई हाँ ये जो स्क्रिप्ट है ये किसकी है, ये आपके शिवाजी महाराज के पीरियड के टाइम का। अब जैसे कोई लेटर मिलता है तो क्या चेक करता, सबसे पहले स्क्रिप्ट चेक करता, तो जो उस पेपर पे लिखा वो पेपर का क्वालिटी चेक करता, क्या इस तरह के क्वालिटी के पेपर क्या उस टाइम पे यूज किए जाते थे, क्या इस तरह का पेपर यूज किया जाता था। अब जिस इंक से लिखा क्या उस तरह की इंक यूज की जाती थी, साथ ही साथ थप्पा मार सील मारा हुआ है तो क्या उस तरह की सील क्या उस टाइम पे शिवाजी महाराज के दरबार में क्या मारा जाता था क्या। ये सारी चीजें क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा दोस्तों। और ये स्क्रिप्ट किस चीज के बारे में लिखा है वो भी चेक करेगा कि उस तरह की स्क्रिप्ट क्या किसी इवेंट से क्या रिलेट कर पा रही है क्या शिवाजी महाराज के पीरियड के टाइम का। फिर अगर सारी चीजें मैच हुई तो बोलेगा भाई आप तो एकदम सही हो, अगर नहीं हो पाया तो भाई आप बिल्कुल गलत हो। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या सारी चीजें क्या देखनी रहेंगी। अब यहां पे अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो मैं आपको सारे नोट्स भी देते जा रहा हूं, आपको जो जो रिक्वायर्ड आपको रनिंग नोट्स भी देते जा रहा हूं, आप इतनी चीजें करते जाओ, मैंने पीछे भी दी हुई है, तो आप जो भी चीजें मैं लिखते जा रहा हूं उसको लिखते जाओ, ठीक है। हाँ ये जो मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये सारी ड्राइंग लिख रहा हूं तो ये ड्राइंग सारी मत करना, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने ये देख लिया कि अब हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट कैसे होगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब अलग अलग डिसिप्लिन मतलब क्या होगा, अलग अलग तरह की क्या स्टडी है जो क्या की जाती है, अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा क्या की जाती है आपके हिस्टोरिकल रिसर्च करते टाइम। मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन। अब यहां पे मैं बात करूं तो देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूं आपको, मैं 4 लर्न करने के लिए बोलता हूं। 4 किस लिए लर्न करने बोलता हूं मालूम है कि आपको ये जो चीज है ये आपके फ्लो चार्ट में पूछी जा सकती है, आपके नेम द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है, तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आर्कियोलॉजी में लेता हूं। अब आर्कियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आर्कियोलॉजी क्या पढ़ता है, आर्कियोलॉजी कुछ नहीं, जो ट्रांजिशन होते हैं सोसाइटी में उसके बारे में उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अब बोलेंगे सर ट्रांजिशन वीडियो थोड़ी ना है कि ट्रांजिशन आ जाएगा जूम इन जूम आउट, फिर नहीं, ट्रांजिशन मतलब क्या हो गया। अब आपको पता है कि पहले जो घर हुआ करते थे वो कैसे होते थे, ऐसे हुआ करते थे, हर टाइप पे हुआ करते थे, सही बात है। पहले मिट्टी के घर नहीं, पहले स्ट्रॉ के घर होते थे, फिर उसके बाद क्या मड के घर बने, फिर उसके बाद क्या ब्रिक्स से बने, फिर उसके बाद बिल्डिंगें बनी, बिल्डिंगें बनने के बाद क्या हुआ, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बने। देखो ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ। पहले इंसान गुफा में रहा करता था, पहले गुफा भी नहीं, पहले पेड़ के नीचे रहा करता था, फिर गुफा में जाकर रहने लगा, फिर ऐसे स्ट्रॉ के घर बनाने लगा, फिर मड के घर बनाने लगा, फिर ये। तो ये देखो ये चीजें कैसी पता चल रही है हमें, ट्रांजिशन हुआ ना सोसाइटी में, कैसे बदला हुआ, तो ये हमें आर्कियोलॉजी की वजह से पता चला।
क्लियर हुआ। फिर दूसरी जो स्टडी है वो आपकी क्या, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मेन्यू अब आप बोलोगे सर ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? देखो, जो भी चीजें हम हाथ से लिखते हैं उसको हम लोग क्या, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीजें मैं हाथ से लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैन्युस्क्रिप्ट बोलूंगा। ठीक है, अब इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। जैसे कोई स्क्रिप्ट है वो हाथ से लिखी हुई है, अब आप बोलोगे इसे हाथ से लिखते हैं ना भाई, टाइप भी किया जाता है। ठीक है, तो जो भी चीजें हाथ से लिखी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। अब यहां पर अगर मैं तीसरी चीज की अगर बात करूं, एपिग्राफी। अब एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी कुछ नहीं दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, सॉरी मंदिर गए हो, मंदिर में आपने क्या देखा होगा कि दीवार जो होती है ना, दीवार पे कार्विंग्स की जाती है, अलग अलग चीजें लिखी जाती है या फिर ड्राइंग बनाई जाती है। आपके जो डाइटीज होते हैं, अब डाइटीज मतलब क्या होता है, जो हमारे गॉड्स होते हैं उनको एक टर्म दिया है डाइटीज। ठीक है, अब वो हमारे जो डाइटीज होते हैं उनकी जो इमेजेस क्या इंस्क्रिप्ट की जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज अगर मैं बात करूं तो आपका आर्कियोलॉजी हो गया, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो गया, एपिग्राफी हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? कुछ नहीं, आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसकी जो स्टडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। और अगर यहां पे मैं पांचवी चीज की अगर और बात करूं तो आपका क्या होता है, आपका न्यूमिस्मेटिक्स होता है। अब जो आपको पता है कि अलग अलग कॉइन्स होते हैं, अब कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और एक और अगर मैं बात करूं आपके सिक्स्थ की, जीनियोलॉजी। अब जीनियोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो अलग अलग लीनेज होते हैं, लीनेज मतलब क्या, जो अलग अलग जो खानदान होते हैं या फिर जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी बोलते हैं। यानी जो पूर्वज होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उनको हम लोग जीनियोलॉजी बोलते हैं। अब इतना मत याद करो, आप क्या याद करो बस, पता है क्या, आप जीनियोलॉजी याद कर लो, या फिर मैं आपको बताता हूं, एम फॉर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी याद कर लो, ए फॉर आर्कियोलॉजी याद करो, एल फॉर लिंग्विस्टिक्स और ई फॉर, और इसको याद करने के लिए याद रखो मेल। ठीक है, ये याद कर लो, या फिर इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे लिम। क्लियर होगा? बस चार याद करोगे, उससे ज्यादा मत याद करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर होगी, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यहां पे आगे मैं बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी चालू होता है। क्या होता है? क्या? ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि हिस्टोग्राफी होता क्या है। अब तो यहां पे आप ये चीजें समझ लो। सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है? द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। देखो लिख के बता देता हूं आपको, थोड़ा सा और समझेगा। क्या याद रखोगे आप लोग? बस राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, बस इतना आपके नोट्स में इस तरह से लिखो। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज, ये सी, हाँ भाई थोड़ा सा लिखते टाइम हो जाता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। अब यहां पे क्रिटिकल मतलब क्या होता है, जब चीजें देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मेरी चाबी कहां गई, मेरी चाबी गायब हो गई, हाँ ये चाबी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाबी के बारे में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? चाबी के बारे में लिख रहा हूँ। अब मुझे मेरे दोस्त ने आके बोला, हमारे एक दोस्त है बहुत हैंडसम है हमारे पाठक जी, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये क्या है, ये जो चाबी है ना, ये हमारे शिवाजी महाराज के पीरियड की चाबी है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आप बोले तो अब मैं भरोसा करूंगा। नहीं, अब जब मैं हिस्टोग्राफी लिखूंगा ना, जब मैं इसके ऊपर नरेशन यानी इसकी स्टोरी लिखूंगा या फिर अपने लैंग्वेज में इसके बारे में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा। मैं पता करूंगा कि भाई हमारे जो पाठक जी क्या सच में सही बोल रहे क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर पाठक जी ने मुझे कुछ एविडेंस लाके भी दे दिया, तो भी मैं क्या करूंगा, उस एविडेंस को भी क्या इवैल्यूएट करूंगा, एनालिसिस करूंगा, मैं चेकआउट करूंगा, एविडेंसेस और ज्यादा क्या भरूंगा, जो मेरे पास सोर्सेज है, ओरल, रिटर्न, मटेरियल और वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज, उन सबको एनालाइज करूंगा। अब एनालाइज करने के बाद मुझे जब चीजें वेरीफाई हो जाएंगी कि सही है, तो अब जब
तो देखो क्रिटिकल यानी मैंने क्या कर दिया, ये सारी चीजों को एग्जामिन कर लिया। एग्जामिन करने के बाद जब मैं अपने शब्दों में इस चीज के बारे में लिखूंगा तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, हिस्टोरियोग्राफी बोलूंगा। क्लियर होगा? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे लिखा जा सकता है कि व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, तो आपको लिखना रहेगा, या फिर आपको पूछा द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज डैश, तो आप क्या लिखोगे, हिस्टोरियोग्राफी लिखोगे। समझा? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बोला जाएगा, देखो अब जैसे एक जो बंदा लिखता है उसको हम लोग राइटर बोलते हैं, एक जो बंदा हंसता है उसको हम लोग हंसाता है उसको हम लोग कॉमेडियन बोलते हैं। वैसे जो बंदा टीच करता है उसको हम लोग टीचर बोलते हैं, जो डांस करता है उसको डांसर बोलते हैं, जो सिंग करता है उसको सिंगर बोलते हैं। वैसे ही जो बंदा ये हिस्टोरियोग्राफी लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिस्टोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका हिस्टोरियन बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, द पर्सन हु राइट्स द हिस्टोरियोग्राफी इज नोन एज हिस्टोरियन। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर मैं और चीजों की अगर बात करूं तो हिस्टोरियन एक ऐसा बंदा होता है जो आपके हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखता है। अब मुझे एक चीज बताना, एक हिस्टोरियन क्या पास्ट इवेंट की सारी चीजें इंक्लूड करके लिख सकता है क्या? नहीं, क्योंकि देखो भाई हिस्ट्री बहुत बड़ी है। सही बात है कि नहीं बात है? छोटी मोटी हिस्ट्री क्या नहीं, तो एक हिस्टोरियन के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीजों के बारे में लिख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल वो शिवाजी महाराज के पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि वो सब उनकी प्रजा के बारे में भी लिख पाए, उनके कॉइन्स के बारे में भी लिख पाए, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में भी लिख पाए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिख पाए। ये सारी चीजों के बारे में कभी भी एक अकेला हिस्टोरियन क्या एक बुक में लिख नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो क्या अपनाता है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनाता है। क्या अपनाता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनाता है। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या अपनाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा भाई, ये जो हिस्टोरियन होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्या पकड़ लेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कॉइन्स को पकड़ लिया, तो मैं सिर्फ कॉइन्स की स्टडी करूंगा, कॉइन से रिलेटेड क्या चीजें उसके बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले एज अ एक्सचेंज क्या यूज किया जाता था, फिर उसके बाद कॉइन्स बनी तो कौन से मेटल्स की बनी, डिनोमिनेशंस कौन से थे, फिर उसके डिनोमिनेशंस मतलब कितने, 1 के सिक्के थे, 2 के सिक्के, 3 के सिक्के, कैसे सिक्के थे। फिर उसके बाद मैं ये देखूंगा कि फिर और क्या चेंजेस है, वर्कर्स को सैलरी क्या कॉइन्स में की जाती थी, कैसे की जाती थी, गोल्ड कॉइन्स कब तक थे, सिल्वर कॉइन्स कब तक थे, फिर क्या उसमें चेंजेस हुए। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा। समझा? तो इस वजह से हर एक जो हिस्टोरियन होता है वो क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या अपनाता है। क्लियर हुआ? अब यहां पे मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था आपके किसके, आपके ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी के बारे में। अगर हमारे एंसेस्टर्स की बात करो तो हमारे एंसेस्टर लिखना तो नहीं जानते थे। ये तो आपको भी पता है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे सोनेज पीरियड वाले, उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भली भांति ये जानते थे कि हमारी जो आने वाली जो पूर्वज है उसको हमारे बारे में क्या पता होना चाहिए कि उनके जो दादा परदादा किस तरह से रहा करते थे, किस तरह से अपना जीवन व्यापन मतलब अपनी लाइफस्टाइल उनकी हुआ करती थी, लाइफ क्या स्पेंड किया करते थे, ये उन्हें क्या पता होना चाहिए, ये जानकारी उनको भी थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अलग अलग गाने बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहूं कि आपका एक मुझे दोहा जो अच्छा लगता है वो है कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा कि हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। अब यहां पे अगर इस चीज का बहुत गहरा मतलब है, यहां पे ये चीज बोली जा रही है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वन ऑफ आवर डाइटी, उन्होंने क्या बोला कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपके जो कैपेबल होगा उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन जो उतना कैपेबल नहीं होगा उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा चीजें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें, यूट्यूब पे कोई बंदा है, एक ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है, अब उसको उतनी चीजें, अब उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा बंदा है तो उसको क्या मिल रहा है, वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाता है लेकिन उसको उतनी अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाती है, या फिर उतनी मेहनत नहीं कर रहा है लेकिन उसको उतने अच्छे से क्या रिस्पॉन्स क्या मिल जाती है। एक ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या उन्होंने क्या दर्शाया हुआ है। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक और आपके अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाता है कि अजंता एलोरा केव्स देख लो आप लोग, कि अजंता एलोरा केव्स में आप देखोगे तो वी हैव एन नंबर ऑफ पेंटिंग्स हमें देखने मिल जाएगी आपके इस शेप में, ठीक है, ऐसे 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 आपको क्या पेंटिंग्स देखने मिल जाएगी, आपको घर भी देखने मिल जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो वहां पे आपको क्या दिखेगा कि एक जो बंदा है वो क्या ले रहा है, भाला लिया हुआ है, एक जानवर है उसको ऐसा खींच कर क्या मार रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या देखने मिल जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भाला से क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। तो इस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने क्या किया,
हमारी जो चीजें थी हमें क्या पास ऑन क्या करते गए। अब ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पहले क्या किया जाता था, चीजों को इतना एनालाइज नहीं किया जाता था। चीजों को क्या इस अपने जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए, अगर मुझे उन्होंने बोला कि चुड़ैल जो हुआ करती थी, चुड़ैल ना बहुत अच्छा डांस करती थी, तो मैं लिख दूंगा चुड़ैल बहुत अच्छा डांस करती थी। चुड़ैल ना पीपल के पेड़ पे ना झूला झूलती थी, तो मैं लिख लूंगा चुड़ैल पीपल के पेड़ पे का झूला छोड़ती थी। अब ये सारी चीजें मुझे पता, जो बोलता था मैं वो लिख देता। कभी चीजें एनालाइज करता था क्या? नहीं एनालाइज करता था, मैं वही क्या लिख देता था। बट अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। अब क्या आया पता है क्या? अब आया आपका मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी आया ना, तो मैं चीजों को एनालाइज किया। और ये भाई ने बोला ना मुझे, क्या बोला कि चुड़ैल नाचती थी, तो मैं जाके देखूंगा कि चुड़ैल नाचती थी क्या? नाच रही, कौन से वाले गाने पे नाच रही थी? वो एक चंद्रमुखी का गाना है ना, कौन सा गाना है? आमी दे तो माँ, हाँ आमी दे तो माँ। तो ये चुड़ैल उस गाने पे नाची, तो मैं जाके देखूंगा अच्छा सच में नाच रही है। मैं चीजों वाला वो क्या, वो सच में चुड़ैल है, उसके पैर वो क्या उल्टे पैर उसके, हाँ हे भाई। तो मैं जाके लिखूंगा हाँ चुड़ैल नाचती थी। चुड़ैल क्या करती है? पीपल के पेड़ पे झूलती है, तो मैं रात को जाके देखूंगा इसे, सच में पीपल के पेड़ पे नाच रही है क्या? नहीं झूल रही है, सॉरी झूल रही है क्या? हाँ चुड़ैल। तो मैं जाके पूछा मैडम आप चुड़ैल हो क्या? बोलेगी हाँ मैं मोंजोलिका। तो जब वो मुझे ऐसा बोलेगी ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका तब मैं वो चीज को लिखूंगा मॉडर्न हिस्टोग्राफी में, तो चीजों को क्या एनालाइज करूंगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आप जाके मत करना, जाके पूछोगे मैडम तुम्हें मोंजोलिका था? तो बोलेगी मोंजोलिका আমাকে তোমাকে खूब ভালোবাসি, আমাকে खूब भूख लगी, तो वो तो आपको खा भी जाएगा, ऐसे जाना मत, समझा? तो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। क्लियर हो गया? ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में हम चीजों को इतना एनालाइज नहीं करते थे, हम क्या करते थे, हम सीधे सीधे क्या करते थे, हमको जो बोला गया हम वो वैसे ही लिखते जाते थे। बट अब चीजें क्या हो गई, आपकी चेंज हो चुकी है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं। वो गाना बहुत भारी, आमी दे तुम्हा शुन, आमी दे तुम्हा, समझा? तो इधर जाना मत। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये जो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या बेस्ड ऑन? ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन, ये जो आपके मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब जो इसका जो स्टार्ट भी होता है वो क्या रिलेवेंट क्वेश्चन से क्या स्टार्ट किया जाता है। मतलब जब भी मॉडर्न हिस्टोग्राफी लिखी जाएगी तो उसकी सिस्टमैटिक स्टडी की जाएगी। मैंने बताया साइंस का मतलब क्या होता है, आपकी सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो जब भी मुझे कोई बोलेगा कि चुड़ैल नाच रही थी, मोंजिलिका ने क्या क्या कथक किया, ठीक है, तो हमारे कौन से बाबा थे? हमारे रोहू बाबा थे। अपने पिक्चर देखी होगी भूल भुलैया मेरे ख्याल से। तो उन्होंने क्या, अब वो क्या करेंगे, वो सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, चीजों को परखेंगे कि सच में थी क्या, और चुड़ैल कौन है, वो मरी क्यों। ये सारी चीजें करने के बाद जब वो आएंगे तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी जब लिखेंगे तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद वो क्या हिस्टोग्राफी क्या लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके 1991 में हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, यानी रिफॉर्म हुआ था। अब वो जब रिफॉर्म हुआ तो वो क्यों हुआ, उससे पहले की कंडीशंस क्या थे, क्या हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल हो रही थी, अब उसका एडॉप्ट क्यों किया गया, किसने एडॉप्ट करने का सजेशन रखा था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस टाइम पे फिनेंस मिनिस्टर कौन थे, उससे पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर या फिर फिनेंस मिनिस्टर्स थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को क्या डाउनफॉल फेस करना पड़ा होगा गलत पॉलिसी की वजह से। तो ऐसी सारी चीजें मैं एनालाइज करने के बाद क्या करूंगा, मैं हिस्टोग्राफी लूंगा। मुझे कोई आके बोल देगा भाई पता है 1992 में क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म, 1992 में तो कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, चीजों को एनालाइज करूंगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आंसर टू दिस क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, देखो सीधी सीधी बात बोलता हूं, एंथ्रोपोसेंट्रिक। अब जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी में ना
आपका डिवाइन, डीड या फिर डाइटिस के बारे में कभी भी नहीं होगा। वो हमेशा किसके बारे में बात करेगा मालूम है? जो लिविंग बींग्स है, जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनके बारे में बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो इंसान है ना वो उड़ता था, सुपरमैन था इंसान। नहीं, इंसान उड़ सकता है क्या? इंसान के पर है क्या? वो अलग तरीके से हम उड़ते हैं, मैं उड़ता फिर वो वाली उड़ने नहीं। हम हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते दोस्तों। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इंसान से रिलेटेड हो, जो ह्यूमन रिलेटेड, ना कि डिवाइन डीड्स के बारे में हम कभी भी बात करेंगे नहीं आपके मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। समझ में आ गया? फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। मैं शॉर्ट में लिखूंगा आंसर टू दी क्वेश्चंस। हाँ, अब यहां पे ऐसे लिख देता हूं, आप लिख देना आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। तो मैं यहां पे एविडेंस लिख दे रहा हूं। अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक अजम्पशन करते हैं हमने कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इंसान हवा में उड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, अजम्पशन करते हैं कि इंसान जो हवा में उड़ता है, तो अब उड़ता है तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि इंसान सच में उड़ता है क्या। अब मैं एक इंसान को बुलाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई साहब है, ठीक है, अब इनको मैं बुलाऊंगा, बोलूंगा मैंने अजम्पशन किया है क्या कि ये इंसान जो हवा में उड़ सकता है, तो मैं उसको बुलाऊंगा। तो अभी जैसे प्रदीप सर एनालाइज करेंगे ना, सपोर्ट एविडेंस चाहिए रहेगा ना उनको, तो प्रदीप सर क्या चेक करेंगे, उसको बोलेंगे उड़, नहीं उड़ा, फिर आप बोले उड़, नहीं उड़ा। तो अगर ये उड़ गया तो भाई मेरी जो थियोरी होगी वो सही होगी, तो मेरी जो हिस्टोग्राफी लिखूंगा तो मैं हिस्टोग्राफी लिख पाऊंगा। अगर ये बंदा नहीं उड़ पाता है तो चीज क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। तो ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस, क्या जो क्वेश्चंस आपके एंथ्रोपोसेंट्रिक है यानी ह्यूमन रिलेटेड है, उसके जो आंसर्स होंगे हमेशा क्या होंगे कि एविडेंस के साथ क्या होंगे, आपके सपोर्ट किए जाएंगे। अगर एविडेंस नहीं है तो उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी थ्योरी आपकी प्रपोज की जाती है साइंस में, तो हमेशा उसके लिए क्या पड़ता है, जरूरत पड़ती है, उसके लिए एक प्रूफ की जरूरत पड़ती है। सही बात बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जैसे पाइथागोरस के थ्योरम्स होते हैं, ये सब थ्योरम्स, उसमें प्रूफ चाहिए रहता है। तो ऐसे ही जब आप हिस्टोग्राफी लिखते हो तो आपके पास भी क्या, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके जो आंसर्स आपको मिलेंगे उसका क्या आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी एक एविडेंस होना चाहिए, वरना उसको कोई मानने वाला नहीं है। समझा? फिर उसके बाद आपका आता है, क्या है आपका, हाँ, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। ये सही बात है भाई, बहुत सही बात है। देखो सीधी सी बात है, पहले हम बंदर थे, ठीक है, फिर हम ऐसे झुक के चले, फिर ऐसे झुक के चले, फिर ऐसे झुक के चले, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, अब वापस ऐसे हो रहे हैं। देखो अब अलग से देखा, हम ऐसे भागा देखा कि नहीं देखा है, हम ऐसे चलने लगे, फिर हम ऐसे चलने लगेंगे, फिर ऐसे चलने लगेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी पूरी जो जर्नी है वो हमें क्या देखने मिलती है, किसके, हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ पूरा प्रेजेंट करता है कि जो मैनकाइंड है यानी जो इंसान है उसकी जर्नी कैसे रही है। ठीक है, पहले वो जंगलों में रहा करता था, हंटर गैदरर था, फिर उसके थोड़े से कपड़े आ गए, वो कपड़े पहनने लगा, फिर और कपड़े आ गए, और कपड़े पहनने लगा। अब चीजें और भी बदल रही है, अब चीजें वापस से, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री रिपीट होती है। पहले इंसान के पास कपड़े नहीं थे और कपड़े नहीं पहनता था, फिर उसके बाद कपड़े आ गए तो थोड़े थोड़े कपड़े पहनने लगा, फिर पूरे कपड़े पूरे शरीर को ढकने लगा। अब चीजें क्या हो रही है, अब हिस्ट्री वापस रिपीट हो रही है। अब चीजें कैसी जा रही है, वापस बैकवर्ड में जा रही है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसको आप लर्न कैसे कर सकते हो पता है क्या, इसको लर्न करने का जो ट्रिक है हमारा वो आपका है मार्स। लेकिन ट्रिक पे मत जाओ, अमेरिका से आप ऐसे लर्न करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, आंसर टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज और यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो अब हमने हिस्ट्री वी हैव स्टडी सो मच हिस्ट्री, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री आया कहां से, ये जो टर्म आया कहां से। तो मैं बता देता हूं, जो हिस्ट्री है मैंने बताया, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। जो पास्ट इवेंट में जो चीजें हो चुकी है ना उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो हिस्ट्री है कौन सा टर्म है, ग्रीक टर्म है। क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि हिस्ट्री इज अ डैश टर्म, तो क्या बोलोगे, ग्रीक टर्म। अब ये ग्रीक टर्म था, 2 मिनट,
हाँ, ये जो ग्रीक टर्म था, ये ग्रीक टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? हमारे एक हीरो ने यूज किया। किसने यूज किया? हीरो ने। हीरो का नाम था हीरो डॉट अस। क्या था इसका? हीरो डॉट अस। समझ में आ गया? जो कौन सी सेंचुरी के थे आपके? 5th सेंचुरी बीसी, जो कि बेसिकली क्या था? एक ग्रीक हिस्टोरियन था। अब इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। यहां पे जगह नहीं इसलिए, अरे जगह क्या है, पैनल ही है भाई, व्हाइट बोर्ड थोड़ी ना है, इसको मिटा के मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? दी हिस्टोरिस। क्या बुक का नाम था? ठीक है, अब यहां पे आपको मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और ये भी आपको लर्न कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिल द ब्लैंक, हिस्ट्री इज अ डैश टर्म, तो आप ग्रीक टर्म दे, द हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म विच वाज यूज्ड बाय डैश हिस्टोरियन, तो आप क्या लिखोगे? हीरोडोटस लिखोगे। ठीक है, अब यहां पे आपको आ सकता है द बुक हिस्टोरीज वाज रिटन बाय Herodotus. It was written is the book, the history was written by the historians in the dash century. तो 5th सेंचुरी बीसी मिले आप लिखोगे। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगा। यहाँ पे आपके कुछ कितने मिनट्स हो गए? आपके 40 मिनट्स हो गए। सॉरी, लेक्चर था तो करना पड़ता है भाई आपको, लेकिन हाँ देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपको चीज लर्न कर लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न कर लेने हैं, और जो जो मेन चीज आपको लर्न करने, मैंने वही सारी चीजें दी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, और आपको ये चीजें लर्न कर लेनी है। और आपको ये जितने नोट्स आपने दिए हुए, इनकेस इफ यू वांट कि आपको एक हैंड रिटन हमारे नोट्स मिल जाए, तो यहां पे आपको मैं बता दूं, देखो पूरा जो चैप्टर है, एक पेज 2 पेज में खत्म है। ये देखो खत्म है। आपको पूरे चैप्टर की नोट्स ऑलरेडी रेडी है। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम ऐसा आपके लिए और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। जैसे प्रदीप सर की स्ट्रैटेजी, प्रदीप सर के लेक्चर्स ने क्या किया था 2022-23 में, पूरा धमाल मचाया था। अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी धमाल मचाया जाए, अब तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से आपके साथ हैं, तो सर आपके साथ स्टार्टिंग से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको आप जितना सपोर्ट होगा, जितनी चीजें दिखाओगे आपके लिए, उतनी चीजें हम क्या लेकर आ सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको चीज समझी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सको, ऐसी धमाल क्या हम मचा सको। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अच्छी सी तस्वीर लेकर आप हमें वहां पर भी शेयर कर सकते हो। तो चलो बाहर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।